आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए एक विशेष सीरीज़ शुरू की थी कक्षा 10 विज्ञान विषय के लिए, जिसके 2 भाग हम लोग डाल चुके हैं और ये तीसरा भाग है जिसमें भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके जस्ट ही बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स में से किसी चैप्टर का अगले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज आ जाएगी। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो होता है 1 जाकर। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु रखेंगे तो समतल दर्पण उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। और आवर्धन क्षमता के यम बराबर आप पढ़े हैं, होता है I/O जाकर। आई मतलब होता है इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ओ होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। जब दोनों की लंबाइयाँ बराबर, मान लीजिए यक्स ये भी है यक्स ये भी है, तो यक्स एक्स कट जाएगा, कितना आएगा 1 जाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जाकर। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, उत्तल दर्पण जो हमारा होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला, चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो चंद्रमा से जब देखेंगे तो आकाश हमको काला दिखाई देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है हाई स्कूल की, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अब यहाँ पर बहुत सोचने वाली ये बात है, समतल दर्पण करता क्या है? समतल दर्पण कुछ नहीं करता है, यानी ना तो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, ना ही फैलाता है। जैसे प्रकाश किरण आती है वैसे ही जाने देता है। अब वो जाएंगी तो मिलेंगी कहाँ? अनंत पर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अगर चर्चा की जाए तो कितनी होती है? तो वो अनंत होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जाकर। अगला, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखते हैं। अब सीधा भी चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। भाई, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन होगा इसमें अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण काम क्या करता है? किसी छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है। तो वही डॉक्टर करता है कि दांतों को देखे या शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अवतल दर्पण के लिए। तो जो प्रतिबिंब बनेगा जाकर वो हमारा बनेगा वास्तविक उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जाकर। संयुग्मी फोकस संभव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुग्मी फोकस संभव है, तो संयुग्मी फोकस आपको केवल उत्तल दर्पण में ही मिलता है। संयुग्मी फोकस वो दो बिंदु होते हैं कि जिनमें से किसी एक बिंदु पर वस्तु रखें या उस बिंदु पर प्रतिबिंब रखें तो दोनों की स्थितियां बदले नहीं। यानी पहली पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब वहां पर बने, अब अगर पहली पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु वहां पर रखे जाकर। तो इसलिए अगर स्थितियाँ चेंज ना हो, समान स्थितियाँ हो जाकर, तो उन दोनों बिंदु को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस बिंदु, जो कि केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है जाकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ऐसा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक आपको पता होगा, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। एक सीरीज होती है बिबग्योर, BIB
GYOR। ठीक है, ये याद जरूर कर लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो वायलेट कलर के लिए यानी बैंगनी कलर के लिए। अगला, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण होगा, जाके देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जाकर ये एक सीमा पृष्ठ खींच लिए हैं और इस पर ये अभिलंब है। जो अभिलंब है इसी डायरेक्शन में प्रकाश किरण आपतित होती है। तो जब प्रकाश किरण उसी कोण पर आपतित होगी तो जिस कोण पर आई है उसी कोण से सीधे निकल जाएगी जाकर। यानी इसकी स्थिति में अगर हम देखें तो आपतन कोण जो आपका है जाकर, आपतन कोण इसका मान भी 0 होगा जाकर, और अपवर्तन कोण जो है उसका मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, जब लंबवत आएगी यानी अविलंब के समांतर आएगी, अविलंब से ही कोण होता है प्रकाश का। अब अविलंब पे ही जा रही यानी प्रकाश के साथ बना कोण कितना हो? 0 डिग्री। और बाहर निकलेगी अपवर्तित किरण, उसका भी कोण कितना होगा? 0 डिग्री जाकर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को याद रखें। अगला, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो अपवर्तित किरण उतनी विचलित होगी जितना उसका अपवर्तनांक होगा। तो स्नेल के नियम पर आते हैं। तो n बराबर होता है साइन आई अपान में साइन आर। तो आई कितना दिया गया है? आपतन कोण यानी आई है, तो 42 डिग्री तो हो जाएगा साइन 42 डिग्री, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण कितना है? 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री जाकर। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। तो ऑप्शन चौथा वाला ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ को ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सब क्वेश्चन है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है? तो देखिए दो चीजें हैं जाकर, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु की बात कहे या निकट बिंदु की बात कहे। तो अगर दूर बिंदु की बात कहती है तो स्वस्थ आंख दूर अधिकतम कहाँ तक की वस्तु देख सकती है? अनंत तक जाकर, अनंत तक जाकर। तो ये अनंत हो जाएगा दूर बिंदु जाकर। अगर हम निकट बिंदु की बात करें तो निकट बिंदु का मतलब ये होता है जहाँ तक हम आराम से रिलैक्स होकर देख सकें, यानी आंख पर कोई प्रेशर ना पड़े। तो वो होता है 25 सेंटीमीटर जाकर। फिर ध्यान से सुने, दूर बिंदु की बात करेगा तब अनंत होगा, अगर निकट बिंदु की बात करेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फोकस दूरी एफ होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एफ बराबर r/2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अब देखिए फोकस दूरी एफ आपको कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, 10 दिया है। अब वक्रता त्रिज्या आर पूछा, यानी आर बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क जाके अभी बताए थे। एफ बराबर होता है r/2 जाकर। एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो आर का मान होगा तो 2 यहाँ पर भाग में है, इधर किस में चला जाएगा? गुणा में। तो एफ बराबर हो, आर बराबर हो जाएगा जाकर 2f जाकर। अब फोकस दूरी कितनी है? 10 जाकर है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जाकर। अगला, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अब देखिए फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर कितना ले लेंगे? -10 सेंटीमीटर जाकर है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम लेते हैं u से, u बराबर कितना हो जाएगा? वो भी माइनस में लेते हैं क्योंकि बाई तरफ रखते हैं। ये 20 सेंटीमीटर है, तो b बराबर आप लोग ज्ञात कर लेंगे। जो b आपका आएगा जाकर वो माइनस में आएगा, और वक्रता केंद्र यानी
लगभग में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा, -20 आएगा जाकर, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। क्योंकि अगर फोकस बिंदु 10 सेंटीमीटर पर है तो वक्रता केंद्र कितनी सेंटीमीटर दूरी पर होगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण में। यानी उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सीधा बनेगा व काल्पनिक बनेगा। चीज ध्यान रखें, अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति है। अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वो भी अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बड़ा बनता है। आभासी बनता है, कैसा बनता है? बड़ा बनता है अवतल दर्पण में जाकर। तो उसका अगर उल्टा जाएं कि आभासी प्रतिबिंब तो सब बनते हैं उत्तल में, और छोटा कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला, समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है? अभी आपको बताए थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है जाकर, यानी फोकस दूरी वो होती है, वो अनंत होती है जाकर, ठीक। और क्षमता और फोकस दूरी में संबंध आपको पता है, P बराबर होता है 1/में EF जाकर। तो 1/में अनंत रख देंगे, और 1/में अनंत होता है 0 के बराबर। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 0। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य हैं। अब ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं? तो कैसे भी प्रकार का दर्पण होना चाहिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, सभी के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य हैं। यानी किसी में भी हम देखेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लग जाएंगे, किसमें? लेकिन दर्पण में। क्योंकि परावर्तन की घटना किसमें होती है? केवल दर्पण में होती है, लेंस में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले दिया है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, ये बिल्कुल ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी बिल्कुल ठीक है जाकर। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी अगर इसमें देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, कि प्रकाश अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। देखिए, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब ये होता है कि अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, और जबकि प्रकाश में क्या होता है? माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर, लंबवत दिशा में गति करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। ये हमारा कोई ऑप्शन गलत है जाकर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस किस प्रकार का होगा? देखिए, याद रखें, अवतल चाहे उत्तल, अवतल जो हो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस किस प्रकार का होगा? देखिए, याद रखें, चाहे दर्पण हो या फिर चाहे लेंस हो, अगर अवतल लग गया तो फोकस दूरियां माइनस हो जाएंगी दोनों की जाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अवतल होगा। चाहे वो अवतल दर्पण हो या तो अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरियां हमेशा माइनस में होती हैं। अगला, दर्पण के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से होकर लौटती है, तो उस बिंदु को कहते हैं, वक्रता केंद्र। उस बिंदु को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वापस बिना विचलित हुए, जैसे ये दर्पण बना लें हम, अवतल दर्पण है, यहाँ पर C है वक्रता केंद्र, तो जैसे प्रकाश किरण जाएगी, जिस प्रकार प्रकाश किरण जाएगी वैसे ही प्रकाश किरण लौट आएगी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। किसमें विचलन नहीं होगा? जब वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी। जब वो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तब उसमें कोई विचलन नहीं होगा जाकर। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक। देखिए,
त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक या तो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात आती है काल्पनिक की बात है। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बता दिए हैं, ये उत्तल दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण में भी होता है। सबसे स्पष्ट याद रखिए, काल्पनिक यानी आभासी। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से भी बनता है, अवतल दर्पण से भी बनता है। तो 1 व 3 बिल्कुल सही यानी करेक्ट आंसर होगा जाकर। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? फिर ध्यान सुने, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अब देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सी प्रकार वक्रता केंद्र सी हो गया। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे आई और आने के बाद देखेंगे जाकर कि जैसे आई वैसे ही निकल गई, यानी कोई विचलन हुआ? कोई विचलन नहीं हुआ। तो इस स्थिति में परावर्तन कोण आपका जो होगा जाकर वो कितना होगा? 0 डिग्री। परावर्तन कोण कैसा होगा? 0 डिग्री होगा जाके, यानी कोई विचलन उसमें नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजर रही है। अगर वक्रता केंद्र से नहीं गुजरती तब विचलन होता और तब हमारा परावर्तन कोण का मान निकल के आता जाकर। ठीक है, कोई विचलन नहीं हो रहा, यानी n बराबर का n का मान कितना है? 1 है जाकर, कोई विचलन नहीं हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 0 डिग्री जाकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। आवर्धन यम बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? आई अपान में ओ होता है। तो आवर्धन में रियल में आवर्धन का मतलब यही होता है कि अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है जाकर। तो देखते हैं, आवर्धन हमेशा उत्तल दर्पण के लिए 1 से कम होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाए। यानी उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, बड़ा नहीं बनाता। अगर बड़ा बनाता तो आवर्धन का मान 1 से अधिक होता। तो 1 से कम है, इसका मतलब क्या है? उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए, दूर हट जाना का मतलब होता है बिगड़ जाना, बिगड़ जाने का मतलब विचलन। विचलन मतलब क्या है? विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम में जा रही है और आ कहाँ रही है? सघन माध्यम से। देखिए, सघन का मतलब होता है सट जाना, सट जाना का मतलब पास आना, यानी अविलंब की ओर आ जाए या अविलंब की ओर झुक जाए तो प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है। और अगर दूर हट जाए तो किस में जाती? विरल में जाती है। आती कहाँ से होगी? सघन से जाकर। फिर ठीक है, विरल का मतलब होता है बिगड़ जाना, बिगड़ जाने का मतलब दूर हट जाना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4th वाला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? यानी प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती? देखिए, n बराबर होता है c अपान में b। c को छोड़ दें तो n समानुपाती हो जाएगा 1 अपान में b। यानी प्रकाश की चाल जिसमें अधिकतम होगी उसमें अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि n और b दोनों के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? अगर b बढ़ेगा तो n घटेगा। तो अगर b को हमको बढ़ाना है, चाल अधिकतम लेनी है, तो n का मान क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। n मतलब अपवर्तनांक, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात का, 1। और बाकी सभी अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होते हैं, यानी सबसे कम अपवर्तनांक होता है 1, एक होता है निर्वात। और निर्वात में अपवर्तनांक कम होने के कारण प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाकी किसी भी माध्यम में हम जाएंगे तो प्रकाश की चाल घटती जाएगी। यानी अगर आपको ऑप्शन में दिया है
कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होगी, तो चाल उसमें अधिकतम होगी जिसका अपवर्तनांक कम होगा जाके, और कम किसका होता है सबसे ज़्यादा दिए हुए ऑप्शन में, किसमें कम है, निर्वात में। क्यों, निर्वात का 1 होता है, बाकी 1 से सबका ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक कभी 1 से कम नहीं होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, 1 या 1 से ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन निर्वात वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश किरण लेंस के अंदर एक बिंदु से बिना विचलित होकर निकल जाती है, इस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लेंस होता था, इस तरह से होता है, तो अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से जाती है उसके केंद्र से होते हुए, तो उसमें विचलन नहीं होता। विचलन का मतलब ये है, आपतित प्रकाश किरण होती है, अपवर्तित प्रकाश किरण के समांतर निकल जाती है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें विचलन नहीं हुआ है, तो ऐसे बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला आता है, डायोप्टर मात्रक होता है, ये तो सब बहुत आसान क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का, याद रखें सब लोग जरूर। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फिर ध्यान सुने, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, क्योंकि प्रकाश का उसमें प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण का मान किसके लिए अधिकतम होता है, यानी क्रांतिक कोण सी की बात देखिए, एन बराबर होता है 1/में साइन सी जाकर, यानी सी और एन व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब हमको अगर सी का मान अधिकतम चाहिए तो एन का मान न्यूनतम होना चाहिए। और अपवर्तनांक अभी आपको बताए थे हम थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसके लिए वर्तनांक अधिकतम, तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम था, लेकिन लाल रंग के लिए न्यूनतम था, क्योंकि सीरीज क्या थी, बिबग्योर, BIBGBOR। तो अब वर्तनांक सबसे अधिकतम किसका था, बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। जिसका वर्तनांक सबसे कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा जाकर, यानी लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन आए बैगनी रंग के लिए, तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम किसके लिए हो जाएगा जाके, लाल रंग के लिए, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। अगला, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटता है, देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बैगनी से लाल रंग की ओर जाएंगे जाकर तो हमारी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा तो बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित होता है इसीलिए पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस में लाल रंग का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ताकि उसमें विचलन कम से कम हो जाकर। ठीक, अब आते हैं जाकर, जब तरंग दैर्ध्य लाल रंग की सबसे अधिक होती है, तो बैगनी रंग से लाल रंग की ओर आने पर तरंग दैर्ध्य तो बढ़ेगी, लेकिन जो आवृत्ति होती है न्यू, वो घटेगी। आवृत्ति क्या होगी, घटेगी, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति हमारी कहाँ होगी, घटेगी जाकर। तो बैगनी रंग से जब लाल रंग की ओर जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और जो तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी, और जो हमारी आवृत्ति है वो हमारी क्या होगी, घटेगी जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी जाकर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें सब लोग। P बराबर होता है 100/F। तो अगर यहाँ से हम F का मान निकालें तो F बराबर हो जाएगा 100/P जाकर। तो F बराबर 100 ऊपर रहेगा, P का मान कितना दिया है, 2, तो 2 से जब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो हो जाएगा दर्पण के पीछे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं और यहीं पर वस्तु रखी जाती है, ऐसा आएगा भी तो यहीं कहीं पर प्रतिबिंब उसका बनेगा जाके, तो दर्पण के पीछे ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा जाकर। अगला है क्वेश्चन,
यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, देखेंगे उल्टी चीज पूछी गई है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, कहने का मतलब हमको दिया है ANG बराबर कितना दिया है 3/2, और इसका उल्टा पूछा है यानी GNA पूछा है, तो यहाँ पर जब उल्टा होगा तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना होती है जिसमें प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है। अब उसी माध्यम में लौट के तब आएगी जाकर जब प्रकाश किरण अविलंब से दूर जाएगी, और अविलंब से दूर तब जाएगी जाकर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हो। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल, क्योंकि आपको बताए थे विरल का मतलब बिगड़ जाना, बिगड़ जाना मतलब अविलंब से दूर हट जाना। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखते हैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला, निम्न में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। निम्न में से कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए कांच जल का भी लेंस होता है, कांच का भी लेंस बन सकता है, प्लास्टिक का भी लेंस होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सभी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी सभी के द्वारा हम लेंस बना सकते हैं, कांच के द्वारा भी बना सकते हैं, जल के द्वारा भी और प्लास्टिक के द्वारा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए उत्तल लेंस के सामने अगर 2f दूरी पर आप रखे हैं वस्तु को तो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जाकर जितनी दूरी पर वस्तु को रखे हैं जाकर। तो यहाँ 2f होगा जाकर, तो यहाँ भी 2f होगा जाकर, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये जो उत्तल लेंस हो गया है और अवतल दर्पण हो गया है, इनके लिए करीब 14 स्थितियों में 12 स्थितियों में इमेज बनती है जाकर। उसके लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे, क्योंकि वहाँ से लगभग हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है 100% जाकर। तो उसके लिए अलग से वीडियो बढ़िया से समझाते हुए डाल देंगे ताकि आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए आभासी की बात हुई है जाकर तो समझ में आ रहा होगा कि अधिकतर केस आभासी के किस में होते हैं, उत्तल दर्पण में होते हैं जाकर, और वो भी छोटा है जाकर, क्योंकि अवतल बनाता तो है, आभासी भी अवतल भी बनाता है, लेकिन वहाँ बड़ा बनाता है, आवर्धित बनाता है, और छोटे पे जब जाएंगे तब रहेगा हमारा उत्तल दर्पण। ये भी बिल्कुल ध्यान रखें, ये जब हम वीडियो बनाएंगे जाकर उनके लिए प्रतिबिंब के लिए जाकर तब आपको बता देंगे, वहाँ पर अच्छे से समझा देंगे ताकि आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपको प्रस्तुत कर सकें। और बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, मेहनत से पढ़ते रहें, क्योंकि जो मार्कशीट पर नंबर लिख जाते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं। तो इसलिए सब लोग मेहनत से पढ़ते रहें, समय बहुत कम है, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।